डेट है आज 14 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संत मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल अभी सक्सेसफुली लॉन्च की है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इसको मिलकर लॉन्च किया है। ये हमारी इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल है, यानी कि हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। और इंडिजिनसली का मतलब है कि जब कोई कंट्री अपने देश में किसी चीज को बनाती है तो इंडिजिनसली हो जाती है, यानी कि हमारे इंडिया में बनाया डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए ये कुछ इक्विपमेंट वगैरह, मिसाइल, हेलीकॉप्टर वगैरह बनाती है डीआरडीओ। और इंडियन एयरफोर्स तो आप जानती हो, इन दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है और हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है। ये अभी सक्सेसफुली टेस्ट किए पोखरन में, पोखरन राजस्थान में एक जगह है, वहां पे ये टेस्ट किए सक्सेसफुली। ये है मिसाइल, इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। और एंटी टैंक का मतलब क्या है? देखो जो टैंक होते हैं ना, आर्मी वगैरह पे टैंक होते हैं जो, जिनसे गोला बारूद छोड़े जाते हैं, तो उन टैंक को ये ध्वस्त कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए इसका नाम है एंटी टैंक मिसाइल। और ये 10 किलोमीटर रेंज तक, 10 किलोमीटर की दूरी तक ये टारगेट को अपने हिट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस इंडिजिनस जो स्टैंड ऑफ वीपन्स है, हथियार हैं, इनमें ये थर्ड है इस सीरीज में जिसको टेस्ट किया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत है जो हमारा अभियान, उसी का पार्ट है और एक तरह से आत्मनिर्भरता डिफेंस में लेके आएगा, यानी कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे डिफेंस के क्षेत्र में इसको बना के। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अभी न्यूज में इसलिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके गवर्नर ने अभी इंडिकेट किया है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनके रिफॉर्म के लिए कुछ रेगुलेटरी चेंज लेके आएंगे, इनके नियम में कुछ बदलाव करेंगे, इनके लिए रूल्स बनाएंगे। आरबीआई ने ये बोला है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ताकि इनमें सुधार आ सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो फेल हो गए हैं इस वजह से। और आरबीआई ने बहुत सारे लोगों को भी ये वार्न किया है, चेतावनी दी है कि अपना जो ज़्यादा पैसा इन बैंक में जमा करके ना रखें। क्योंकि देखो, लोग इनमें पैसे ज़्यादा जमा करके इसलिए रखते हैं क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, अर्बन का मतलब होता है शहरी एरिया, शहरी क्षेत्र में ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ब्याज ज़्यादा देता है बैंक। जैसे कोई पर्सन अपना जमा करेगा इसमें अकाउंट खुलवा के, तो ब्याज ज़्यादा मिलता है, तो इस चक्कर में ज़्यादा लोग जमा करते हैं, लेकिन ये फेल होते जा रहे हैं। तो आरबीआई ने अभी वार्न किया, चेतावनी दी है। तो ये क्या है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? देखो, जो ये टर्म है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये प्राइमरीली जो कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में होते हैं, शहरी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ये बैंक ट्रेडिशनली देखो कम्युनिटीज, लोकेलिटीज या वर्क प्लेस ग्रुप के अराउंड रहते थे, लेकिन असेंशली स्मॉल बोर्स और बिजनेसमैन को ये उधार देते हैं। जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं या छोटी कंपनी होती हैं, जो छोटे बोरर होते हैं, उधारकर्ता, उनको ये लोन देते हैं। लेकिन इनकी जो रिच है, काफ़ी बहुत इनकी पहुंच है जो काफ़ी हद तक वाइड हो चुकी है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है कॉमर्शियल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में? जो देखो, रेगुलेशन का एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनको फुली रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। मतलब सारे रूल्स नियम कौन बनाएगा कॉमर्शियल बैंक के लिए? आरबीआई बनाता है, सेंट्रल बैंक। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो ये पार्टली रेगुलेटेड बाई है आरबीआई, मतलब कुछ थोड़े बहुत रूल बनाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई। जो बैंकिंग ऑपरेशन होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, उनके लिए रेगुलेशन बनाता है आरबीआई। लेकिन इनका जो मैनेजमेंट होता है, या फिर डिस्ट्रेस के केस में जो रिजोल्यूशन आता है, यानी कि जब मान लो इनका फेलियर होने जा रहा है, यानी कि इनकी जो डिपॉजिट है, इनके पास पैसा है, वो कम होता जा रहा है, उस केस में, यानी कि फेलियर होने के चांस है इनके, उस केस में इनको रेगुलेशन कौन करता है? स्टेट या सेंट्रल बैंक के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं। यानी कि इनका कंट्रोल किसके हाथ में? कुछ कंट्रोल आरबीआई के हाथ में और कुछ है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इनको। तो इसलिए ये डिफरेंस इन दोनों में। जो बोरर होते हैं ना, वो देखो शेयर होल्डर हो सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक में क्या है, ये क्लियरली डिस्टिंक्शन होता है कि शेयर होल्डर अलग रहेंगे, बोरर अलग रहेंगे। शेयर होल्डर का मतलब जो, जैसे इस एक बैंक बनाने में बहुत सारे लोग एक साथ आए, तो ये शेयर होल्डर हो गए, यानी कि 10, 15, 20, 2, 3 जितने भी हैं, वो शेयर होल्डर हो गए। और बोरर जो उधार लेते हैं, मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, डिपॉजिट है आपका, और आप उधार लेते हो, बोरर हो गए, उधारकर्ता। लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें बोरर भी शेयर होल्डर हो सकते हैं।
बोरोअर जो उधार करता है, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो आप भी इसके शेयर होल्डर हो सकते हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, लेकिन ऐसा कॉमर्शियल बैंक में नहीं होता। बोरोअर अलग होते हैं, शेयर होल्डर अलग होते हैं अर्बन, ये कॉमर्शियल बैंक में। नेक्स्ट है स्वर्णिम विजय पर्व, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम विजय पर्व 50 साल पूरे होने की ये खुशी में मनाया जा रहा है। बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए, 1971 में आज़ाद हुआ था। ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। देखो जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये पाकिस्तान है जो वेस्ट पाकिस्तान था, और ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान ही थे दोनों। लेकिन 1971 में बांग्लादेश तो तब नाम आया नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान ने विद्रोह कर दिया। ये हमने कहानी पढ़ी हुई है, अच्छे से लेक्चर बनाया हुआ है 1971 के वार के बारे में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, देख सकते हो आप। तो ये जब आज़ाद किया, इंडिया ने भी इसका साथ दिया, तो 1971 में आज़ाद हो गया, इसने नाम रख दिया बांग्लादेश। तो न्यू दिल्ली के इंडिया गेट है जो, उस पर ये इनोग्रेट किया गया, मनाया जा रहा, 2 दिन तक चलेगा ये स्वर्णिम विजय पर्व। 1971 की जो इंडियन विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के विरुद्ध इंडिया भी लड़ा था बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये इंडो बांग्लादेश जो फ्रेंडशिप है, इसके भी लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं अब 1971 से अब तक। नेक्स्ट है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, टॉर्चर, परेशान करना। एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर बनाया है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मंत्रालय ने अभी एक हेल्पलाइन लॉन्च की है 13 दिसंबर 2021 को। किसके लिए? SC ST कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जाति और जनजाति में जो लोग आते हैं उनके लिए, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं वो इस नंबर पे डायल करके वॉइस कॉल के जरिए 14566 नंबर पे वॉइस कॉल करके ये रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेंट, यानी कि उन पे कोई अत्याचार हो जाए कुछ भी। और ये देखो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी ये सर्विस। और बाद में देखो ये मिनिस्ट्री मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकती है एक, बाद में मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आपकी व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, ऐसे एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकती है इसके लिए। इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट लक्ष्य यही है कि जो प्रोटेक्शन करनी है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है इन कम्युनिटीज़ के खिलाफ, ST और SC कैटेगरी के लिए ये भेदभाव को ख़त्म करना, एंड करना और लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, इसका मेन प्रोग्राम मतलब मेन लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। जो कंप्लेंट है वो एज ए FIR की तरह रजिस्टर किए जाएंगी, इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की तरह दर्ज की जाएंगी और रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कंप्लेंट की है जिसने भी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच की जाएगी और चार्जशीट फाइल की जाएगी कोर्ट में, फिर प्रोसिक्यूट किया जाएगा अगर वो कोई दोषी है तो, परेशान कर रहा है किसी ST SC कैटेगरी के पर्सन को। नेक्स्ट एशियन पावर इंडेक्स 2021, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये इंडेक्स जारी की है एक सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। सिडनी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट है लॉई इंस्टीट्यूट, उसने ये रैंकिंग दी है एशियन पावर इंडेक्स। इसमें 26 नेशन की रैंकिंग दी है, 26 देशों की रैंकिंग दी है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया 4th नंबर पे आया। 4th नंबर पे मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन का मतलब है कि जो एशिया और पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशन है और एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें जो कंट्री आते हैं, इसके ये 26 नेशन है एशिया में, और ये पैसिफिक नेशन है इधर, और ये इधर भी भाई साहब पैसिफिक नेशन है। इसके अराउंड जो कंट्री हैं एशिया और पैसिफिक के, उन कंट्रीज़ की रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में, और इसमें इंडिया 4th नंबर पे आया। 4th नंबर पे मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इंडिया का स्कोर देखो 100 में से 37.7 ये स्कोर आया है 100 में से। 2020 में 2 पॉइंट और डिक्लाइन कर गया था, 2021 में और भी डिक्लाइन हो गया इंडिया का जो रैंकिंग है। इंडिया देखो 18 कंट्रीज़ में, एशिया में 18 कंट्रीज़ हैं जिनमें डाउनवर्ड देखने को मिला है, जिनमें इंडिया भी एक है। टॉप 10 कंट्री कौन कौन सी है? फर्स्ट पे आई है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे पावरफुल कंट्री एशिया और पैसिफिक रीजन में अमेरिका है, उसके बाद चाइना, जापान, फिर इंडिया है, और ये टॉप 10 है। रसिया 5वें पे है, रसिया से भी ज़्यादा पावरफुल इंडिया आपको दिखाया है इस रैंकिंग में। ऑस्ट्रेलिया फिर 6ठे नंबर पे, साउथ कोरिया, फिर सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड 10th नंबर पे। नेक्स्ट टॉपिक है फिन्स वीवर बर्ड। ये बर्ड है जो पक्षी दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है फिन्स वीवर। ये है फिन्स वीवर, ये न्यूज में है रिसेंटली, क्योंकि जो इसकी पॉपुलेशन है इंडिया में 500 से भी कम बच गई है। पहले इसको IUCN ने अपनी रेड लिस्ट की वनरेबल कैटेगरी में रखा हुआ था।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जूलियन हेक्सले नाम के एक आदमी ने बनाई थी 1948 में। इसके बारे में अलग से लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में। इसकी 9 कैटेगरी हैं, ये जैसे पॉपुलेशन के आधार पर किसको कितना खतरा है, बर्ड को, एनिमल को, या कोई भी जंगली जानवर है उसको ये कैटेगरी में बांट देती है। जैसे अब खतरा इसका ज़्यादा बढ़ गया, ये फिंस वीवर बर्ड का, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 500 से भी कम बच गई है, इसलिए इसको वनरेबल कैटेगरी से निकाल के अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया है, यानी कि इसको ज़्यादा थ्रेट है, इसकी कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये कहाँ पे पाई जाता है, ये जो फिंस वीवर बर्ड है ये तराई ग्रासलैंड है जो हमारा उत्तराखंड में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और असम के भी कुछ एरियाज में पाया जाता है। फ्यू पॉकेट्स का मतलब है कुछ एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है G7, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये G7 7 कंट्रियों का ग्रुप है। अभी इसने रसिया को वार्न किया है कि अगर वो यूक्रेनियन बॉर्डर के आसपास ही मिलिट्री बिल्डअप करेगा, मिलिट्री की इसकी यहाँ प्रेजेंस रहेगी, तो मॉस्को पे यानी कि रसिया पे और सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं रसिया पे। सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इस पे, रसिया पे। जैसे रसिया के लोगों से ट्रेड करना बंद कर देगा अमेरिका, और अमेरिका के जो अलाई कंट्री हैं, G7 कंट्री हैं, इस पे कोई भी डील नहीं करेगा, ट्रेड करना सारी कंपनियों से बंद कर देगा, लोन देना बंद कर देगा। जैसे ज़्यादा हिस्सेदारी IMF और वर्ल्ड बैंक में किसकी है, अमेरिका की है, और ये नेशन है, ये भी पार्टिसिपेट है G7 के, तो ये लोन देना बंद करा देंगे। इस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं, आर्थिक प्रतिबंध। तो G7 क्या है, 7 कंट्रियों का ग्रुप है, ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, औद्योगिक ये राष्ट्र हैं। पहले देखो G7 G8 था 2014 तक, लेकिन रसिया ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया एक पार्ट था उसको अपने अंदर मिला लिया, अब रसिया का पार्ट है क्रीमिया। ये देखो आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, ये यहाँ पे रसिया दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन है रसिया की साइड में, ये क्रीमिया है छोटा सा अलग दिखाई दे रहा है, जो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब क्रीमिया, ये क्रीमिया को 2014 में अपने अंदर मिला लिया था, इसने कैप्चर कर लिया था यूक्रेन से। यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था पहले, ये इसे मिला लिया था। यूक्रेन इशू एक टॉपिक बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, उसमें अच्छे से हमने इसको समझा है यूक्रेन इशू को। तो 2014 में इसको मिला लिया था क्रीमिया को। उसके बाद G8 G7 बदल गया था, क्योंकि रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया, अब G7 रह गया। इसके कौन कौन हैं मेंबर, इसके मेंबर हैं, देखो मैप पे समझेंगे हम इसके मेंबर। ये अमेरिका एक, तो एक कनाडा, 2 कंट्री हैं, और 4 हैं इसके यहाँ पे यूरोप में। कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम है, ये फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। 4 2 6 हो गए, और एक है जापान एशिया में। ये कहाँ पे जापान, इधर देखो यहाँ पे, ये जापान। तो ये 7 कंट्री इसके नेशन है, सारे कंट्री इंडस्ट्रियलाइज नेशन है इसके, US, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस और इटली। G7 का देखो कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसका, और ना ही कोई फिक्स्ड हेड क्वार्टर है, कोई मुख्यालय भी नहीं है इसका कोई फिक्स्ड। जब जिस कंट्री में इसकी मीटिंग होती है वहीं पे इसकी एक तरह से हेडक्वार्टर की तरह काम करता है। इनफॉर्मल ग्रुप है, इसका जो डिसीजन लिया जाता है समिट में, जो इसका एनुअल समिट होता है, मीटिंग होती है जो, वो नॉन बाइंडिंग होता है इसका डिसीजन, यानी कि किसी कंट्री को मानना बाध्यकारी नहीं है। इसके जनरली देखो 7 कंट्री हैं इसके, और एक एक साल में इसकी जो अध्यक्षता है, प्रेसिडेंटशिप है, वो राउंडशिप में चलती रहती है, यानी कि सर्कुलेट करती रहती है। अगर देखो US के पास है, फिर किसी और के पास गई, यूनाइटेड किंगडम के पास, तो फिर और कंट्री के पास आएगी। तो जिस कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप है उसी कंट्री में इसका समिट होता है, वही कंट्री समिट को, मीटिंग को होस्ट कराता है। नेक्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन पैनल। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हिंदुस्तान है अपना, हिंदुस्तान में इलेक्शन होंगे भाई साहब, इलेक्शन के लिए MLA या MP के इलेक्शन होंगे। MLA के इलेक्शन होंगे तो किसी एक स्टेट में होंगे, तो एक स्टेट में एरिया डिफाइन करना कि कितने एरिया से कितनी पॉपुलेशन पे एक MLA खड़ा होगा। तो ये देखो पॉपुलेशन के आधार पर होता है ये डिसाइड, याद रखना, पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लें, जम्मू कश्मीर में ये एरिया है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, या 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, आधी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, या एक डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती हैं। तो यही है डीलिमिटेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिफाइन करना, यानी कि एक एरिया से कितनी पॉपुलेशन पे कितने MLA होंगे,
यानी कि जैसे ये एरिया डिफाइन कर दिया, इससे 1 एमएलए होगा, यानी कि ये 10 लाख पॉपुलेशन है मान लो यहाँ पे, तो दूसरा एरिया भी स्टेट में इतना ही होगा कि उसमें 10 लाख पॉपुलेशन के बराबर ही हो। ऐसा नहीं हो यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन पे 1 एमएलए और यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 एमएलए, तो ऐसा नहीं होगा। देखो दोनों की सेम होगी, तो इसी को बोलते हैं डीलिमिटेशन, यानी कि लगभग सारे एमएलए जो होंगे सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इसी तरह से एमपी के लिए भी डिजाइन होता है पूरे देश में, सांसद के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जब होगा तो कैसे होगा, ये होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे उनकी सबकी पॉपुलेशन लगभग सेम होगी। अगर एक एमपी 10 लाख 15 लाख को पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा एमपी भी इतनी कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो ये है डीलिमिटेशन। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की वजह से जो महबूबा मुफ्ती हैं भाई साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, उसने देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, इसके लीडर हैं जो, उन्होंने लेटर लिखा है जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को। यह कमीशन बैठा रखा है डीलिमिटेशन करने के लिए, जम्मू कश्मीर की डीलिमिटेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया। इसके जो हेड हैं वो हैं जस्टिस ये रंजन प्रकाश देसाई, ये जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज। इनको लेटर लिखा है कि आप भाई साहब डिटेल दो पार्टीज को कि यूनियन टेरिटरी के लिए, जो जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए आने वाली जो पार्टीज हैं उनके लिए डीलिमिटेशन कमीशन की डिटेल दो कि कैसे कैसे कहाँ पे डीलिमिटेशन की है। बैकग्राउंड ये है, देखो 2011 की सेंसस के हिसाब से 2011 की जो जनगणना हुई थी, जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया था। ये फाइनल रिपोर्ट देगा कि कहाँ पे कितने एमएलए कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कमीशन जो यूनियन टेरिटरी है उसकी 83 मेंबर सीट थी, 7 एडिशनल सीट और डिफाइन करेगा, यानी कि टोटल 90 सीट डिफाइन होंगी यहाँ पे। देखो ये है जम्मू कश्मीर भाई साहब, इसको 2 टेरिटरी में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी में, इधर जम्मू कश्मीर और इधर ये सारा पार्ट लद्दाख का, तो 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए ये बनाएगा। जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है जम्मू कश्मीर की, इसकी टाइमलाइन है ये 25, देखो फर्स्ट टाइम जब हुआ था, ये पहली बार की बात करें, जब फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर जब स्टेट होता था 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये इसके लिए पहले जब जम्मू कश्मीर के लिए पहली बार 1951 में डीलिमिटेशन कमेटी बैठी, इसने डिसाइड किया और 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड की। जब उस टाइम पे 25 सीट हुआ करती थी इसमें एमएलए की। जो फर्स्ट फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन हुआ जम्मू कश्मीर के लिए 1981 में हुआ, 1981 में, और इसकी रिपोर्ट 1995 में सबमिट की रिपोर्ट, 1981 की सेंसस के हिसाब से, जो 1981 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये डीलिमिटेशन कमीशन हुआ। इसमें 2020 में जो डीलिमिटेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठाया वो 2011 की जनगणना के हिसाब से हो रहा है। इसमें एससी और एसटी कम्युनिटी जो यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में, उनके लिए रिजर्वेशन भी दी जा रही है, रिजर्वेशन ऐड की गई है, क्योंकि 7 जो सीट ऐड की गई हैं वो एससी एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन दी गई हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखो टोटल सीट ये 90 होंगी और इस 90 के अलावा 24 सीट पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं, क्योंकि पीओके के लिए तो अभी इलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि पीओके क्या है, हमारा जो पार्ट है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हमारा जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में, तो इसके लिए 24 सीट खाली रखी जाएंगी असेंबली में, 90 सीटों पर इलेक्शन होगा। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है और क्यों जरूरी है, डीलिमिटेशन क्या है ये हमने ऊपर समझ लिया अच्छे से, लोकसभा और जो विधानसभा है सबके लिए ये डिसाइड होता है। और जो जम्मू कश्मीर के लिए बिठाया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का और डीलिमिटेशन एक्ट है 2002 का, इसके द्वारा ये कमीशन बैठाया गया। डीलिमिटेशन में बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि कितनी एरिया में एक कंस्टिट्यूएंसी होगी स्टेट में एमएलए के लिए और एमपी के लिए। अगर एमपी के लिए कर रहे हैं तो पूरे देश में होगी, एमएलए की कर रहे हैं तो एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में होगी। कौन करता है इसको डीलिमिटेशन को, एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठाते हैं वही करता है। इसको डीलिमिटेशन कमीशन भी बोलते हैं या बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। और देखो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि संविधान में इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ। संविधान में इतना कहा गया है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ कैन एस्टेब्लिश डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि पार्लियामेंट लॉ के जरिए कानून बनाएगी, यानी कि एक्ट पास करके डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। जैसे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 बना रखा है, उसके द्वारा डीलिमिटेशन कमीशन बैठाते हैं। तो एक्ट बना के, यानी कि ये डीलिमिटेशन कमीशन है, जो बाउंड्री कमीशन है या डीलिमिटेशन कमीशन, ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, क्योंकि एक्ट से बनाई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में कुछ नहीं है, असंवैधानिक बॉडी है, असंवैधानिक संस्था, लेकिन सांविधिक संस्था है। स्टैट्यूटरी को बोलते हैं सांविधिक,
सांविधिक हिंदी में, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बोलते हैं संवैधानिक। तो असंवैधानिक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाया जाता है इसको, तो ये डिफाइन करती है। और इसका जो डिसीजन दे दिया उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट में कहीं पे भी इसके अगेंस्ट केस नहीं डाला जा सकता, जो इसने डिसीजन दे दिया। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, डीलिमिटेशन कमीशन के कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं। देखो इसके जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन या चेयरमैन, वो रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और एक मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं इसके मेंबर, या अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर नहीं होना चाहते तो वो किसी इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर देंगे, वो मेंबर होंगे। और जो स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है, जैसे मान लो पंजाब के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठा है, और जिस टाइम पे पंजाब का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो इसके मेंबर होंगे उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली डीलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बन जाएंगे, यानी कि जिस टाइम पे जो मेंबर है स्टेट इलेक्शन कमीशन के वो मेंबर बन जाएंगे, इसी का मतलब है एक्स ऑफिशियो मेंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, अंडर आर्टिकल 82 पार्लियामेंट देखो ये इनेक्ट करता है हर एक सेंसस के बाद, जब भी जनगणना होती है उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बैठाता है, पार्लियामेंट बनाता है। और आर्टिकल 170 के अंदर भी हर एक स्टेट के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन हर एक सेंसस के बाद, हर जनसंख्या की गिनती होती है उसके बाद बैठाया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है S-400 और काटसा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। S-400 एक मिसाइल है और काटसा अमेरिका का एक्ट है। अभी यूएस ने देखो इंडिया को ये वार्न किया है कि इंडिया के लिए ब्लैंकेट वेवर नहीं दिया, यानी कि फुल छूट नहीं दी कि रसिया से कोई भी हथियार खरीदे, कोई भी वेपन्स मंगाए। सिर्फ ये S-400 जो ट्रम्प एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, इसके लिए कुछ सैंक्शन में छूट दी थी कि प्रतिबंध नहीं लगेंगे, आर्थिक प्रतिबंध। ये काटसा के लॉ के अंदर, अमेरिका का काटसा का लॉ है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये है S-400 मिसाइल सिस्टम, इसको इंडिया रसिया से खरीद रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम को। तो परेशानी क्या है यूएस को क्या परेशानी है, देखो यूएस की परेशानी ये है, यूएस ने इंडिया को छूट दी थी क्योंकि इंडिया ने 2016 में ये अनाउंस किया था कि रसिया से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, क्योंकि इंडिया का जो रसिया है बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है, सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से ही खरीदता है। और S-400 डील है जो यूएस के काटसा लॉ के अंदर आती है। यूएस को इसलिए परेशानी है क्योंकि यूएस ने ये काटसा लॉ जो बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर रसिया से कोई ये हथियार खरीदता तो उस पर सैंक्शन लगा देता, उससे ट्रेड करना, व्यापार करना बंद कर देगा, उसके जो नागरिक हैं उनके साथ वो ट्रेड करना बंद कर देगा। तो ऐसे जो सैंक्शन है काटसा लॉ के अंदर पहले चाइना और टर्की पे भी लगाए हुए हैं, चाइना और टर्की ने रसिया से खरीदे थे हथियार, तो इन पे भी लगाए हुए हैं। जो S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये क्या है और इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। ये मिसाइल सिस्टम है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब सरफेस से, अर्थ से इसमें एयर में मार कर सकते हैं कोई भी मिसाइल को, या कोई भी जैसे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को। ये रसिया ने डिजाइन किया, रसिया की मिसाइल है और इसे इंडिया खरीद रहा है। ये MLRSAM मिसाइल सिस्टम है, यानी कि ये मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मीडियम से लो रेंज मिसाइल सिस्टम है। और जो यूएस का जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है ना, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये एक बार यूपीएससी ने 2017 में पूछ लिया था, थर्ड क्या है, यूएसए का मिसाइल सिस्टम है ये, तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है S-400। तो यूएस का काटसा लॉ क्या बोलता है, ये काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज का मतलब है विपरीत, काउंटरिंग का मतलब काउंटर करना, थ्रो सैंक्शन एक्ट, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगा के, इसकी फुल फॉर्म यही है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काटसा लॉ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई रसिया के एडवर्सिटीज से, रसिया से जिनका विरोध है, रसिया से जिनकी दुश्मनी है, जैसे ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ये यूएस की, रसिया की नहीं यूएस की, अमेरिका की जिनसे सही नहीं बनती, यानी कि इसके अलाय कंट्री नहीं है ये 3 कंट्री, इनसे कोई हथियार वगैरह खरीदेगा या मिलिट्री डिफेंस सिस्टम कोई भी इक्विपमेंट खरीदेगा, मिलिट्री डील करेगा इनसे, तो यूएस अमेरिका उन देश पे प्रतिबंध लगाएगा, सैंक्शन लगाएगा। 2017 में इस एक्ट को लॉ को बनाया गया था, ये ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। ये इंक्लूड करता है अगर कोई भी रसिया के डिफेंस सिस्टम या इंटेलिजेंस सेक्टर से कोई डील करता है तो उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। और सैंक्शन किस तरह के प्रतिबंध, उससे क्या है, लोन देना उसे बंद कर देंगे, क्योंकि देखो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये जो लोन देते हैं कंट्रीज को,
वर्ल्ड वाइड, इनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी यूएस की है। तो यूएस चाहेगा तो किसी कंट्री को लोन देने से मना करा सकता है। और देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो इसको पे भी असिस्टेंस सहायता देना बंद कर देगा। और जो गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश के कंपनियों से जो गुड्स या सर्विसेज खरीदती है उसको खरीदना बंद कर देगी। गुड्स का मतलब वस्तुएं, माल वस्तुएं खरीदना बंद कर देगी। और देखो वहाँ के, जैसे इंडिया पे अगर सैंक्शन लगा दिया, यहाँ के लोगों को वीज़ा देना बंद कर देगा, यानी कि इंडिया के लोग फिर अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। तो इस डील का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? देखो इंडिया के लिए ये सिग्निफिकेंस है, इंपोर्टेंस है, क्योंकि इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग अपनी इंडियन सॉवरेंटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेना चाहता है, क्योंकि इंडिया के पास दो नेबर हैं, एक पाकिस्तान और चाइना। ये भी अपने डिफेंस सिस्टम में मॉडर्नाइज करते रहते हैं, तो इनको ही काउंटर करने के लिए अपने पास ये हाईली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम रखना चाहता है S-400, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एंड देयर बेनिफिट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी इंडिया ने देखो ये बताया है कि वो रसिया के साथ ये एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट बायलेटरल एग्रीमेंट है। बायलेटरल का मतलब दो कंट्री के बीच में जब कोई एग्रीमेंट हो, समझौता हो, ये इसको भी फाइनलाइज कर सकते हैं, कंक्लूज। ये है रसिया के साथ होगा रीलॉज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये रीलॉज याद रखना है, सिर्फ इतना पूछ लेता है यूपीएससी, रीलॉज कौन कौन सी कंट्री के बीच में? तो इंडिया और रसिया के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2019 में साइन किया था, लेकिन तब से ये ड्यू पड़ा है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। ये सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया ने और भी कंट्री के साथ कर रखे हैं। ऐसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट 6 कंट्रियां और जिनके साथ कर रखे हैं। क्वाड कंट्री हैं, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखे हैं। सिंगापुर, फ्रांस और साउथ कोरिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या है, क्या फ़ायदा होता है? देखो मिलिट्री को फ़ायदा होता है इससे। जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी का जहाज़ है, शिप है कोई, यहाँ पे घूम रहा है रसिया के पास, और इसका फ्यूल खत्म हो जाए या कोई और इसे डिफेंस सिस्टम या कोई और फूड की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से रसिया के पोर्ट के पास जाके ये ले सकता है भाई साहब, तो रसिया सहायता करेगा। या रसिया का मान लो इंडियन ओशन में कोई शिप घूम रहा है और उसका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाए या कोई और ज़रूरत है उसको, यहाँ पे घूम रहा है, तो इंडिया की नेवी से कॉन्टैक्ट कर सकता है और तो उसे वो सहायता करेगी इंडियन नेवी इसके लिए। तो ये होता है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में, यानी कि एक दूसरी कंट्री दोनों को सहायता करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, फ्यूल वगैरह म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उनका, सपोर्ट करती हैं। तो इंडिया ने ये देखो 2016 में यूएस के साथ किया था लेमोआ नाम का। तो लेमोआ किसके बीच में? यूएस और इंडिया के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये यूएस के साथ। और ये क्वाड कंट्री के साथ और भी किया था, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया, इन कंट्री के साथ किया है। तो बेनिफिट क्या होते हैं इसके? नेवी को बेनिफिट होते हैं, कॉपरेशन बढ़ता है, इंक्रीज, यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी इंक्रीज होती है, सहयोग बढ़ता है। लमोया क्या है? ये देखो यूएस के साथ हुआ है एग्रीमेंट, इसमें दोनों मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाते हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री, यानी कि एक दूसरे की मिलिट्री के बीच में सहयोग बढ़ता है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो यही टॉपिक थे आज के भाई साहब। ये लमोया खत्म हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच में, इतना ही था इसमें।